आपके सवालों का जवाब देने के लिए संजीव और धवल बने हुए हैं हमारे साथ। अगली कॉलर हमारे साथ कोलकाता से जुड़ी हैं सुदीप्ता जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरे पास BHFL का 100 शेयर है एट द रेट ऑफ 240। तो नोटबंदी के बाद खरीदा था मैंने। अब इसको 500 के लिए होल्ड करूं या बेच दूं? जी, आपको अच्छा मुनाफा भी इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। कब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं? जी, 500 तक के लिए होल्ड कर रहा था। अब जब तक आए 1 साल के लिए भी होल्ड कर सकता हूँ। ओके। संजीव, इन्होंने DHFL का शेयर लिया है, 100 शेयर्स लिए हैं 240 के भाव पर। हाउसिंग फाइनेंस को लेकर आउटलुक भी काफ़ी अच्छा और ये कंपनी भी हाउसिंग स्पेस में अच्छा प्रदर्शन करती हुई आ रही है। क्या राय होगी आपकी स्टॉक के लिए? देखिए पूजा, क्योंकि पूरे हाउसिंग पैक्ट में मेरा एक पॉजिटिव व्यू है। आप देखिए, जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, हम मानते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी और दिखाई भी है पिछले कुछ क्वार्टरों में। मैं पर्टिकुलर अगर दीवान हाउसिंग की बात करूं तो देखिए बहुत ही उम्दा कंपनी है और स्मॉल टिकट साइज हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है। देखिए क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा फोकस है अफोर्डेबल हाउसिंग में और हाउसिंग फॉर ऑल, तो देखिए दीवान हाउसिंग जैसी कंपनियों को काफ़ी लाभ होगा। तो जैसा इन्होंने कहा कि ये 500 रुपीज़ का वेट कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि इट विल गो टू 500 और नॉट, बट या अपसाइड पोटेंशियल इज स्टिल देयर। ये अगर ये इस कंपनी को 1 साल अगर होल्ड करके रखते हैं तो इन्हें यहाँ से भी अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो होल्ड की सलाह होगी मेरी। जी, चलिए सलाह आपको दी गई है। एक फेसबुक के जरिए 2 सवाल ले लेते हैं फटाफट से। एक तो हमें सवाल भेजा है देवेश शर्मा ने, इनके पास प्रेकॉल के 150 शेयर्स हैं 104 के भाव पर, और एक सोमेन दास का सवाल है पीवीआर पर 20 शेयर्स है 1210 के भाव पर। पीवीआर में अच्छा मुनाफा हो रहा है इनको। ये धवल, पीवीआर और साथ ही साथ प्रेकॉल दोनों पर आपका आउटलुक क्या है? देखिए प्रेकॉल मेरे ख्याल से जो है कहीं ना कहीं एग्जिट ऑन राइज का उसमें आप स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि डाउनवर्ड मोमेंटम में ये स्टॉक कहीं ना कहीं चांस देगा आपको 83 82 की जोन में एग्जिट करने का। वहां पे आप एग्जिट कर ले पूरे क्वांटिटी, वो बेटर रहेगा। जहाँ तक पीवीआर की बात करें, हमने यहाँ पे आपको याद भी होगा शायद 810 के रेंज में बेसिकली पीवीआर जो है 1 साल के लिए बाय बोला था यहाँ पे जी पे, और अभी भी आइडिया ये है 1430 पे भी क्या होल्ड करें पूरी क्वांटिटी। नेक्स्ट टारगेट शुड बी 1650 1650। चलिए, सलाह आपको दी गई है पीवीआर पर भी और होल्ड करने की सलाह है। अच्छा मुनाफा आपको हो भी रहा है, 1426 के लेवल्स पर ये भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन मिडना इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। ये स्टॉक आज खबरों में भी है। ऑटो इंडस्ट्री स्पेस की कंपनी है और कंपनी ने 300 करोड़ जुटाए हैं थ्रू QIP। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर सुधीर जैन मौजूद हैं, जो कि ग्रुप CFO हैं। सुधीर जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। पहला सवाल तो इनफैक्ट जो खबर है आज उसी पर आपसे जवाब लेना चाहेंगे। ये जो 300 करोड़ आपने QIP के जरिए जुटाए हैं, इसको रेस्पॉन्स तो अच्छा मिला है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन फंड्स के जरिए आपका स्ट्रैटेजी क्या है, इनको यूटिलाइज कहाँ करेंगे? Firstly, good morning and thank you. As far as strategy is concerned, we require about 500 to 600 crore funds in next 2 years to finance our new projects, which is addition to the capacities, as well as to complete our consolidation exercise. जो exercise हमारी पिछले 12 महीने से चल रही है, to consolidate all group companies under Midna Industries Limited. इन दोनों के लिए करीब करीब हमें 600 करोड़ रुपया चाहिए, जिसमें से 300 करोड़ रुपया इंटरनल एक्रूवल से जनरेट होगा एंड बैलेंस 300 के लिए हमने अभी रिसेंटली QIP किया। जी, सुधीर जी, अब GST भी लागू होने की बात हो रही है, आपका क्या रिएक्शन होगा? फर्स्ट रिएक्शन क्या है आपका, और अगले 1 से 2 साल में इसका इम्पैक्ट आप अपनी अर्निंग में किस तरह से देख रहे हैं? जहाँ तक GST का सवाल है, GST हम जो समझते हैं बहुत पॉजिटिव मूव है। This would be good for the industry as well as economy, and this will also regularize a lot of businesses and opportunities will increase, particularly in the aftermarket segment. जी हाँ जी, जहाँ तक हमारी अर्निंग्स का सवाल है, आपको जैसे कि मालूम ही है सबको कि गुजरात में ऑटो इंडस्ट्री मूव कर रही है। वहाँ पे सब OEMs अपनी अपनी कैपेसिटीज क्रिएट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली सुजुकी, HMSI ऑलरेडी कर चुकी है। तो जो भी हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसकी एडिशनल कैपेसिटीज हम वहाँ जनरेट कर रहे हैं। स्विचेस हैं, एलॉय व्हील्स हैं, फ्लो मोल्डिंग पार्ट्स हैं, एयर बैग्स हैं, जिसके कारण एडिशनल टर्नओवर जनरेट होगी और हमारा मार्केट शेयर मेंटेन या बढ़ेगा।
जी, एक और सवाल सुधीर जी, आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे। अब ये BS3 नॉर्म्स को लेकर जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद हमने देखा है कि ऑटो एंसिलरीज में काफी बज आ गया है और ऐसी अब ऐसा उम्मीद की जा रही है कि जो ऑर्डर फ्लोज हैं ऑटो एंसिलरी कंपनियों के लिए वो बढ़ते हुए दिखेंगे। ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग अब नए नॉर्म्स के हिसाब से होगी। तो अभी ऑर्डर फ्लोज के लिहाज से इस डेवलपमेंट के बाद आपका व्यू क्या है और स्पेशली मिडना इंडस्ट्रीज के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं? नहीं, नेचुरली इससे ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री को काफी मदद मिलेगी और ये सब मालूम भी था, दिस वाज ऑलरेडी नोन कि BS4 आ रहा है और 1 अप्रैल से लागू होगा, जिसके कारण कि बहुत इंडस्ट्री ने, ऑटो सेक्टर ने, OEM ने एज वेल एज ऑटो कंपोनेंट ने अपने आप को गियर अप कर लिया था, अपग्रेड कर लिया था इन ऑर्डर टू मीट ऑल दोज रिक्वायरमेंट। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की बात है, यस कुछ क्लैरिफिकेशंस कल आई हैं जिसकी वजह से कुछ टाइम उसका असर रहेगा, लेकिन इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म ऑटो सेक्टर वी आर वेरी पॉजिटिव एंड ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री ऑफ कोर्स इज पार्ट ऑफ ऑटो सेक्टर एंड विल ग्रो। ओके, चलिए शुक्रिया सुधीर जी, आपका समय दिया आपने, जी बिजनेस को और अपने व्यूज रखे आपने। तो मिडना इंडस्ट्रीज को आप सुन रहे थे, स्टॉक अभी करीब 2 रुपए से ज्यादा की बढ़त दिखा रहा है, लेकिन अब मेरे से होगी डिम्पी मौजूद हैं और कल से कुछ एक चेंजेस होने वाले हैं, कुछ नए प्लेयर्स हैं जो कि डेरिवेटिव सेगमेंट में एंट्री लेंगे, वो समझ लेते हैं डिम्पी से। बताइए डिम्पी। कल काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं। पहले सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएं, निफ्टी में 2 शेयर जा रहे हैं और 2 शेयर आ रहे हैं। जो शेयर जा रहे हैं वो BHEL है और आइडिया है। दोनों के वेटेज निफ्टी पर अगर मिला दी जाए तो भी 1% भी नहीं बनती है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा फर्क इंडेक्स पे नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 2 शेयर आ रहे हैं वो अपने आप में वॉलेटाइल है। पहला एक तो IOC है और दूसरा इंडियाबुल हाउसिंग है। ये 2 शेयर ऐड हो रहे हैं। अब आइए आप दूसरे सेगमेंट पे, जहाँ पे बैंक निफ्टी में भी बदलाव है। बैंक निफ्टी में बैंक ऑफ इंडिया बाहर हो रहा है निफ्टी कंपोनेंट इंडेक्स से और उसकी जगह IDFC बैंक अब जगह लेगा। ये कल से एडिशन हो जाएगा, कल से नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एडिशन हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है, निफ्टी के मिड कैप 50 शेयर्स के अंदर भी कुछ बदलाव हो रहे हैं। ये जो 3 शेयर बाहर जा रहे हैं मिड कैप 50 की लिस्ट से, वो है हेक्सावेयर, पेट्रोनेट LNG और REC। ये शेयर काफ़ी अच्छे चले थे, अब ये लिस्ट से बाहर हो रहे हैं। जो एडिशन हो रहा है वो है अपोलो हॉस्पिटल, भारत फोर्ज और कैस्ट्रॉल इंडिया। ये तीनों शेयर आज अच्छा प्ले भी कर रहे हैं, तो इन पे आप थोड़ा सा नज़र रख सकते हैं। F&O सेगमेंट के करीब 15 शेयर कल से कामकाज करना शुरू कर देंगे। फाइनेंशियल और बैंकिंग स्पेस में अगर आप कोई शेयर ढूंढ रहे हैं तो करीब आपको 6 शेयर मिलेंगे। कैपिटल फर्स्ट, मुथूट, इक्विटीज उजान और मैक्स फाइनेंशियल के साथ साथ एक बैंक है इंडियन बैंक, इकलौता बैंक है जो शामिल होगा। सीमेंट में डालमिया भारत सीमेंट और श्री सीमेंट 2 सीमेंट कंपनीज हैं। थैमेटिक शेयर इन्फीबीम, इंटरग्लोब एविएशन, इसको इंडिगो समझते हैं आप, PVR और पिरामिड एंटरप्राइजेस, ये कुछ थैमेटिक शेयर्स हैं। और कुछ ट्रेडर्स के फैंसी जो टिपिकली ट्रेडर्स काफ़ी काम करते हैं जिनमें, उसमें एस्कॉर्ट्स है, सोजलोन है और रिलायंस डिफेंस है, ये भी शामिल हो रहा है। जी, तो काफ़ी सारे बदलाव होंगे F&O में। शुक्रिया बहुत बहुत डिम्पी आपका, और धवल और संजीव आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।